ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मैं चंदन कुमार मिश्रा आप सभी लोगों को स्वस्थ जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब आपके साथ आज अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में साझा करता हूं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से यह पोषण अभियान प्रधानमंत्री की आउटरीचिंग स्कीम थी फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट, सही पोषण देश रोशन। इसको लेकर के कार्यक्रम एक क्रियान्वित किया जा रहा है, अनीमिया मुक्त भारत। तो इनसे जुड़ी चीज़ों को आइए साझा करते हैं। यह सघन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल INIPI परियोजना प्रबंधकों के लिए क्रियान्वयन मार्गदर्शिका है। अप्रैल 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह लागू किया गया। इसके अनुवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला अंग्रेजी से हिंदी में। तो अनीमिया मुक्त भारत सघन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल INIPI परियोजना प्रबंधकों के लिए क्रियान्वयन मार्गदर्शिका है। इसमें जो भूमिका में अपनी बात को कहते हैं, आइए उनकी बात को सुनते हैं। भारत उन देशों की श्रेणी में है जहां अनीमिया एक गंभीर लोक स्वास्थ्य समस्या है। हमारे देश की लगभग 50% गर्भवती महिलाएं, 5 वर्ष से कम उम्र के 59% शिशु, 54% किशोरी बालिकाएं और 53% वैसी महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं और अपने शिशु को स्तनपान नहीं करा रही हैं, ये सब अनीमिया से ग्रसित हैं। गर्भावस्था की अनीमिया का सीधा संबंध प्रसवोपरांत रक्तस्राव, तंत्रिका नली दोष, जन्म के समय कम वजन, समय से पूर्व जन्म, मृत शिशु का जन्म और मातृ मृत्यु से होता है। अन्य आयु वर्गों में अनीमिया कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, अल्प संज्ञानात्मक विकास और कार्य उत्पादकता में कमी का कारण होता है। अनीमिया से संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर के खतरों को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि इस लोक स्वास्थ्य समस्या का सामना करने के लिए यथाशीघ्र एक प्रभावी रणनीति का निर्माण किया जाए। अनीमिया के प्रसार में आई कमी से माताओं व शिशुओं के जीवित रहने की दर में वृद्धि होगी और आबादी के अन्य समूहों के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए हाल में ही प्रारंभ किए गए पोषण अभियान और इसके साथ साथ अनीमिया मुक्त भारत रणनीति का सम्मिलित प्रयास स्वागत योग्य पहल है। हम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और महत्वपूर्ण हितभागियों से यह अपील करते हैं कि इस रणनीति को प्राथमिकता दें ताकि दूरगामी और सकारात्मक स्वास्थ्य और आर्थिक परिणामों के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए निर्मित यह क्रियान्वयन मार्गदर्शिका उन्हें प्रभावी योजना निर्माण करने और उनके क्रियान्वयन के दौरान एक मार्गदर्शक और सहयोगी संसाधन व्यक्ति के रूप में और एक रिसोर्स मटेरियल के रूप में सहयोग करेगा, मदद करेगा। हम आशान्वित हैं कि यह क्रियान्वयन मार्गदर्शिका सभी स्तरों पर कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए सेवा प्रदाताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही कार्यवाहियों और पोषण अभियान के साथ अनीमिया मुक्त भारत पहल के एकीकृत प्रयास से देश की जनता के लिए अभिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। ऐसा इनके विचार हैं सुश्री प्रीति सूदन के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के रूप में जो सेवा प्रदान कर रहे थे उस वक्त, और श्री राकेश श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। आगे इनको लेकर के कार्यक्रम का परिचय के बारे में आइए जानते हैं। तो भारत अनीमिया के प्रसार की चुनौतियों का सामना करता आ रहा है, किंतु अब तक इस चुनौती का सामना करने के लिए एक व्यापक रणनीति का अभाव रहा है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात को स्तनपान कराती माताओं में आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया के नियंत्रण हेतु तकनीकी दिशा निर्देश तो पहले से उपलब्ध रहे हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन तंत्र की आवश्यकता थी। अनीमिया मुक्त भारत क्रियान्वयन मार्गदर्शिका सभी स्तर पर देखरेख एवं सेवा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधकों को सरलतापूर्वक क्रियान्वित करने योग्य रणनीति प्रदान करने का एक प्रयास है। यह मार्गदर्शिका सभी उम्र समूहों में अनीमिया के रोग निरोधी
प्रबंधन करने और विद्यालयों के किशोर किशोरियों व प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं जैसे विशिष्ट जनसंख्या समूह में अनीमिया की जांच और उचित उपचार की रणनीति प्रदान करती है। इस मार्गदर्शिका का निर्माण भारत में अनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए गए पूर्व प्रयासों और उपलब्ध सघन आयरन प्लस पहल के तहत किए जा रहे रोग निरोधक IFA आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम से मिले सीख और अनुभवों के आधार पर किया गया है। ऐसा ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों और अन्य हितभागियों द्वारा यथाशीघ्र इस रणनीति के सुचारू पूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण, अनुश्रवण व क्रियान्वयन तंत्र की स्थापना और अपेक्षित समन्वय और सहबद्धता स्थापित करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा, ताकि हम साथ मिलकर एक स्वस्थ अनीमिया मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। यह विचार मनोज झालानी के हैं, जो कि अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाले थे उस वक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के। आगे इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस कार्यक्रम की प्रस्तावना को लेकर के समझते हैं। अनीमिया से बच्चों में संज्ञानात्मक एवं तंत्रिका तंत्र विकास को हानि पहुंचती है, बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वयस्कों की कार्यक्षमता और उत्पादकता में गिरावट आती है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान इससे उच्च मातृ व शिशु मृत्यु दर व रुग्णता यानी बीमारी, प्रसूति के खतरे, भ्रूण विकास में विकृति और कम वजन के शिशु के जन्म संबंधित समस्या आती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 से प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि देश भर में अनीमिया से प्रजनन उम्र 15 से 49 वर्ष की 53% महिलाएं, 23% पुरुष और 50% गर्भवती महिलाएं पीड़ित हैं। आगे के विश्लेषण से यह पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वंचित समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों में और गरीब व अभाव वाले परिवार में रहने वाले महिलाओं व बच्चों में अनीमिया के प्रसार में भारी विषमता है और इसके साथ ही अनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार अनीमिया को मातृ व शिशु के जीवित रहने और राष्ट्र की उत्पादकता के लिए गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। यह नीति इस बात पर भी जोर देती है कि कई कार्यक्रमों के स्थान पर मिशन मोड में एक बहुत आयामी रणनीति अपनाते हुए अनीमिया के प्रसार को त्वरित गति से कम करने के लिए इसके सभी कारणों को दूर करने का तीव्रतम प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ भारत ने ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यह वादा किया है कि हम अपने देश में सन 2025 तक प्रजनन उम्र की महिलाओं में अनीमिया को 50% तक कम करेंगे और इसके साथ ही पोषण अभियान 2018 से 20 के तहत भी 6 से 59 माह के शिशुओं, किशोर किशोरियों और 15 से 49 वर्ष की प्रजनन उम्र की महिलाओं में प्रतिवर्ष 3% की दर से अनीमिया के प्रसार में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त राष्ट्रीय एवं वैश्विक वचनबद्धताओं के आलोक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनीमिया मुक्त भारत एवं क्रियान्वयन मार्गदर्शिका का निर्माण किया है और इस रणनीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा सभी हितभागियों को आवश्यक संस्थागत व पहल तंत्र विकसित करके सभी लक्षित समूह को 6x6x6 रणनीति द्वारा निरोधक व निवारक उपाय करने हेतु सहयोग किया जा रहा है। इस रणनीति के तहत अत्याधुनिक डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के प्रयोग से हीमोग्लोबिन की मात्रा का आकलन करना, विद्यालयी किशोर किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया के प्रबंधन जैसे नए प्रयासों की भी चर्चा की गई है। मैं आशान्वित हूँ कि अनीमिया मुक्त भारत रणनीति की यह क्रियान्वयन मार्गदर्शिका राज्यों द्वारा पहले से ही क्रियाशील होकर इस पूरी रणनीति का क्रियान्वयन करने में उपयोगी सिद्ध होगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कहना है वंदना गुरनानी का, जो कि संयुक्त सचिव हैं RMNCHA रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनाटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे जुड़ी अन्य बातों को जानते हैं। कार्यक्रम से इसको लेकर के आभार व्यक्त किया है मंत्रालय के कई विभागों के प्रमुख व उनके सहकर्मियों, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं, विशेष रूप से यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई विकास सहयोगी संस्थाओं का अथक प्रयास से
कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए इस अनीमिया मुक्त भारत क्रियान्वयन मार्गदर्शिका का निर्माण संभव हो सका है। इस मार्गदर्शिका के प्रारूप को तैयार करने हेतु मार्गदर्शन और संकल्पना प्रदान करने के लिए मैं सुश्री प्रीति सुदन, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्री मनोज झालानी, अतिरिक्त सचिव व मिशन निर्देशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और श्री अजय तिर्की, अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विशेष रूप से आभार देना चाहूँगा। मैं इस क्रियान्वयन मार्गदर्शिका को राज्य कार्यक्रम प्रबंधकों के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए संकल्पना निर्धारण, हितभागियों के परामर्शों का समायोजन और आम सहमति बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान सहयोग करने हेतु सुश्री वंदना गुरनानी, संयुक्त सचिव RCH स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और डॉक्टर राजेश कुमार, संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आभारी रहूँगा। मैं विशेष रूप से डॉक्टर दिनेश बासवाल, प्रभारी उप कमिश्नर मातृत्व स्वास्थ्य, डॉक्टर सुषमा दुरेजा, प्रभावी कमिश्नर किशोर स्वास्थ्य, डॉक्टर जोया अली रिजवी, प्रभारी कमिश्नर किशोर स्वास्थ्य, यूनिसेफ और सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स नई दिल्ली को इस दस्तावेज को तैयार करने में तकनीकी सहयोग देने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। इस मार्गदर्शिका को अंतिम स्वरूप देने में सुश्री शिखा यादव, वरिष्ठ सलाहकार किशोर स्वास्थ्य के प्रयास की सराहना करता हूँ। हम आशान्वित हैं कि नीति निर्धारक, राज्य एवं जिला परियोजना अधिकारी एवं विभिन्न विभागों एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर के हितभागी इस मार्गदर्शिका को अभिकल्पित रणनीति के सफल क्रियान्वयन में एक उपयोगी संसाधन के रूप में उपयोगी पाएंगे। ऐसा कहना है डॉक्टर अजय खेड़ा का, प्रभारी उप कमिश्नर बाल एवं किशोर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ संक्षिप्त शब्दावली हैं, इनको जानते हैं। ANC का मतलब हुआ प्रसव पूर्व देखभाल, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, आशा प्रमाणिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, AWC आंगनबाड़ी केंद्र, AWW आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, BEO प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CDPO बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, DALY दिव्यांगता व्यवस्थित जीवन वर्ष, DH जिला अस्पताल, DIET जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान, FCM फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, FRU प्रथम रेफरल इकाई, HB हीमोग्लोबिन, HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ICDS समेकित बाल विकास परियोजना, IDA आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया, IFA आयरन फॉलिक एसिड, ITBN कृमिनाशक उपचारित मच्छरदानी, IV इंट्रावेनस, LBW जन्म के समय कम वजन, MAA माँ के साथ पूर्ण लगाव, MO चिकित्सा पदाधिकारी, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MOHFW परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, MPV मिशन परिवार विकास, MWCD महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, NCEAR नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन अनीमिया, NCERT शिक्षण शोध एवं प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद, NDD राष्ट्रीय कृमिनाशन दिवस, NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NHFS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, NHSRC राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र संसाधन केंद्र, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NVBDCP राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट,
सर्वव्यापी सर्वांगीण पोषण प्रधानमंत्री योजना। PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PHN लोक स्वास्थ्य नर्स, PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PNC प्रसव पश्चात देखभाल, PW गर्भवती महिला, RBC लाल रक्त कोशिका की गणना, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, SAM अति गंभीर कुपोषण, SRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, SIHFW राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, VSND ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस, VHSND ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, विप्स साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण, WRA प्रजनन उम्र में महिलाएं। तो कार्यक्रम से जुड़ी जो चीज़ें हैं इनको समझेंगे। ये चीज़ें लगातार चलती रही हैं। विषय सूची है जिसमें कि परिचय, उद्देश्य, पहल, संस्थागत प्रक्रिया, प्रतिवेदन, अनुश्रवण एवं समीक्षा की प्रक्रिया, भूमिका एवं जिम्मेदारियां, प्रशिक्षण योजना, अनीमिया मुक्त भारत हेतु वित्तीय दिशा निर्देश और अनुलग्नक में। आइए एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम परिचय के बारे में समझते हैं। अनीमिया भी बुखार की तरह एक अभिव्यक्ति है। यह कोई बीमारी नहीं है। इसका निवारण है और उपचार किया जा सकता है, ऐसा बात एक कहा गया है। अनीमिया एक स्वास्थ्य परिस्थिति है जिसमें लाल रक्त कणों की संख्या अथवा उनके ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता, शरीर की जैव क्रिया की आवश्यकताएं जो उम्र, लिंग, भौगोलिक ऊंचाई, धूम्रपान की लत और गर्भावस्था के दौरान अलग अलग होती हैं, को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो जाती हैं। अनीमिया की स्थिति इसकी गंभीरता एवं थकान, कमजोरी, चक्कर आना, संज्ञानात्मक विकास में मंदता और मृत्यु दर में वृद्धि के रूप में सामने आती है। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया, प्रसव पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव, तंत्रिका नली में खराबी, जन्म के समय कम वजन, अपरिपक्व जन्म, मरे हुए बच्चे का जन्म एवं मातृ मृत्यु से सीधे संबंधित होता है। मलेरिया महामारी के क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोकने के लिए अनीमिया आसानी से नियंत्रित करने योग्य कारणों में से एक होता है। अपनी गंभीर स्थिति में अनीमिया मृत्यु का कारण बन सकता है। अनीमिया के कई कारण हैं। इसमें से विद्यालय जाने वाले बच्चों और प्रजनन उम्र की महिलाओं में होने वाली अनीमिया का 50% भाग और 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाली अनीमिया का 80% भाग आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया ही होता है। सन 2001 में जारी यूनिसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त वक्तव्य। यहाँ पे मेरे समझ से तंत्रिका नली में खराबी की जगह फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी की बात हो सकती है। आयरन आधारित अन्य कुपोषण की परिस्थितियाँ जैसे कि विटामिन B12, फोलेट एवं विटामिन A भी अनीमिया का कारण हो सकता है। हालांकि इनके परिमाण एवं अनीमिया की कुल घटनाओं में भागीदारी अभी स्पष्ट नहीं है। संक्रमित बीमारियों में विशेष रूप से मलेरिया, कृमि संक्रमण, क्षय रोग, टीबी एवं हीमोग्लोबिनोपैथीज भी अनीमिया के उच्च दर के अन्य महत्वपूर्ण कारण होते हैं। यूनिसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन 2004। खून में न्यूनतम स्तर से कम मात्रा में हीमोग्लोबिन की सांद्रता को अनीमिया कहा जाता है। विभिन्न उम्र समूहों में अनीमिया की पहचान करने के लिए अनीमिया के न्यूनतम स्तर का विवरण सारणी 1 में दिया गया है। आइए सारणी 1 को जानते हैं। अनीमिया की जांच के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर है ग्राम पर DL में। लक्षित समूह और अनीमिया में अल्प, मध्य और गंभीर के जो दिए गए हैं इनको समझते हैं। 6 से 59 माह के बच्चे हैं। अल्प में 10 से 10.9, मध्य में 7 से 7.9, गंभीर में 7 से कम। 5 से 11 वर्ष के बच्चे में 11 से 11.4, मध्य में 8 से 10.9 और गंभीर में 8 से कम। 12 से 14 वर्ष के बच्चों में अल्प की स्थिति में 11 से 11.9, मध्य में 8 से 10.9 और गंभीर में 8 से कम। गैर गर्भवती महिला 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र में 11 से 11.9, मध्य में 8 से 10.9 और गंभीर में 8 से कम। गर्भवती महिला में 10 से 10.9, 7 से 9.9, 7 से कम।
15 वर्ष एवं अधिक उम्र के पुरुष में 11 से 12.9 है, अल्प में, मध्य में 8 से 10.9 और गंभीर में 8 से कम। इसका स्रोत विश्व स्वास्थ्य संगठन, पोषण संबंधित अनीमिया, प्रभावी रोग एवं नियंत्रण के साधन 2017 के दिशा निर्देश से लिया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 NHFS 4 2015 से 16 के अनुसार भारत में सभी उम्र वर्ग में अनीमिया अधिक संख्या में अर्थात 30 से 69% के बीच पाया जाता है। सारणी 2, यह भी ध्यान देने योग्य है कि विगत 10 वर्षों में NHFS 3 2005 से 6 से NHFS 4 2015 से 16 में अधिकांश उम्र समूहों में अनीमिया की प्रतिशत मात्रा में बहुत ही कम गिरावट आई है। सारणी 2 है भारत में अनीमिया का प्रसार। उपसमूह 2006 NHFS 3 2016 NHFS 4 विगत 10 वर्षों में 2006 से 16 में प्रतिशत बिंदुओं में आई कमी। 6 से 59 माह के बच्चे हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति DL से कम है। प्रतिशत मात्रा 2006 के NHFS 3 के अनुसार 69, 16 के अनुसार 58 और विगत 10 वर्षों में आई प्रतिशत बिंदुओं में कमी 11 है। 15 से 19 वर्ष के किशोरी हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम प्रति DL से कम। प्रतिशत मात्रा 2006 56, 2016 54 और विगत 10 वर्षों में प्रतिशत बिंदुओं में आई कमी 2। 15 से 19 वर्ष के किशोर हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम प्रति DL से कम। प्रतिशत मात्रा 30, 29 1 है। प्रजनन उम्र की महिलाएं हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम प्रति DL से कम। प्रतिशत मात्रा 55, 53 2। गर्भवती महिलाएं हीमोग्लोबिन के मात्रा 11 ग्राम प्रति DL से कम। प्रतिशत मात्रा 58, 50 8 है। इसके स्रोत हैं NHFS 3 2005 से 2006 एवं NHFS 4 2015 से 16। देश के सभी राज्यों में सभी उम्र समूह में अनीमिया व्यापक तौर पर पाया जा रहा है, जो देश भर में सर्वव्यापक निवारक पहल की मांग करता है। भारत सरकार राष्ट्रीय कुपोषण जन्य अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से अनीमिया की समस्या के निदान का प्रयास करती आ रही है और बाद में सरकार ने राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल NIPI के तहत जीवन चक्र रणनीति को भी अपनाया। इस पहल के तहत सभी उम्र समूह के लिए उम्र के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड संपूरण के साथ अनीमिया के सुविधा आधारित प्रबंधन हेतु उपचार मानक निर्देशों को भी शामिल किया गया। NIPI के अलावे भी अन्य कार्यक्रम हैं जिनके तहत आयरन की कमी के अलावे भी अनीमिया के अन्य कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि कृमि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD, मलेरिया के लिए राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP और सिक्कल सेल अनीमिया से ग्रस्त आबादी के लिए विशेष प्रयासों के साथ साथ फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के साथ ही आयरन की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों के सेवन, आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देने वाले विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधित अभ्यासों और आयरन फॉलिक एसिड संवर्धित खाद्य पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न व्यवहार बदलाव हेतु संवाद कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया गया है। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और राष्ट्रीय पोषण रणनीति 2017 में यह स्वीकार किया गया है कि अनीमिया से मातृ एवं शिशु के जीवन और राष्ट्र की उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला कारक होता है। आज आवश्यकता है कि बिखरे हुए कार्यक्रमों के स्थान पर मिशन मोड में बहुआयामी रणनीति का प्रयोग करते हुए सभी उम्र समूह में अनीमिया की व्यापकता को त्वरित गति से कम करने के लिए अनीमिया के विभिन्न कारकों से निपटने के लिए सघन प्रयास किया जाए। भारत सरकार भी सन 2025 तक प्रजनन उम्र के महिलाओं में अनीमिया की दर को 50% तक कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है और पोषण अभियान के तहत भी 6 से 59 माह के बच्चों, किशोर किशोरियों और 15 से 49 वर्ष के प्रजनन उम्र की महिलाओं में प्रतिवर्ष 3% की दर से अनीमिया की दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मिले अनुभव यह प्रदर्शित करते हैं कि यदि उच्च राजनैतिक वचनबद्धता के साथ अनीमिया नियंत्रण हेतु केंद्रित प्रयास किए जाएं, सभी उम्र समूहों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, खरीद और आपूर्ति तंत्र प्रबंधन की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा तंत्र लागू हो और अनीमिया की अधिक संभाव्यता के खतरे वाले भौगोलिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए सघन व्यवहार बदलाव संवाद की
रणनीति अपनाई जाए तो तय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल NIPI, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम विप्स व अन्य कार्यक्रमों के तकनीकी निर्देशों के आधार पर बहुआयामी पहल और एक सशक्त क्रियान्वयन व उत्तरदायित्व रूपरेखा के आधार पर अनीमिया मुक्त भारत रणनीति की रचना की गई है। कुछ संदर्भ दिए गए हैं, इनको देख करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। आइए दूसरे अध्याय में इनसे जुड़ी उद्देश्य की चर्चा की गई है, इसको जानते हैं। अनीमिया की दर में कमी लाना मार्च 2018 में प्रारंभ किए गए पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पोषण अभियान एवं नीति आयोग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनीमिया मुक्त भारत की रणनीति बनाई गई है, ताकि सन 2018 से 2022 के दौरान प्रतिवर्ष 3% की दर से किशोर किशोरियों एवं 15 से 49 वर्ष के प्रजनन उम्र की महिलाओं में अनीमिया की दर में कमी लाई जा सके। ऐसा अनुमान है कि इस रणनीति के तहत 450 मिलियन लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा और विभिन्न उम्र समूहों के लिए सन 2022 तक अनीमिया की दर में लाई जाने वाली प्रस्तावित गिरावट को सारणी 3 में दर्शाया गया है। सारणी 3 है, विभिन्न उम्र समूहों के लिए सन 2022 तक प्रस्तावित कमी लक्ष्य और अनीमिया मुक्त भारत के लाभार्थियों का विवरण दिया गया है। सारणी 3.0 का अनीमिया मुक्त भारत लाभार्थी का विवरण है। उम्र समूह और अनुमानित लाभार्थी मिलियन में: शिशु 6 से 59 माह 124 मिलियन, शिशु 5 से 9 वर्ष 134 मिलियन, किशोर 10 से 19 वर्ष 47 मिलियन, किशोरी 10 से 19 वर्ष 68 मिलियन, प्रजनन उम्र की महिलाएं 20 से 24 वर्ष 17 मिलियन, गर्भवती महिलाएं 30 मिलियन, बच्चों को दूध पिलाती माता 0 से 6 माह 27 मिलियन और कुल लाभार्थी 450 मिलियन। सारणी 3 ख अनीमिया मुक्त भारत सन 2022 तक अनीमिया में कमी का लक्ष्य रखा गया है। उम्र समूह अनीमिया प्रबलता प्रतिशत है, बेसलाइन 2017 और 2022 तक का राष्ट्रीय लक्ष्य 2018 से 22 के दौरान 3% प्रति वर्ष की दर से को लेकर के इसमें जो एक दिया गया है, अब इसमें फाइनल इनलाइन सर्वे से निकल करके आएगा, मिड टर्म सर्वे से निकल करके आएगा और इस कार्यक्रम को भी आगे रोल आउट होते रहने चाहिए। उम्र समूह में शिशु देखते हैं 6 से 59 माह में बेसलाइन सर्वे 2017 के अनुसार 55 था, 2022 के अनुसार 40 का लक्ष्य रखा गया। शिशु 5 से 9 वर्ष 24 और यहाँ 14 का लक्ष्य रखा गया। किशोर 10 से 19 वर्ष 16 और यहाँ 1 का लक्ष्य रखा गया। किशोरी 10 से 19 वर्ष 35, यहाँ 20। प्रजनन उम्र की महिलाएं 20 से 24 वर्ष 50 थे, 33। गर्भवती महिलाएं 47 से 32, बच्चों को दूध पिलाती माता 0 से 6 माह 47 से 32। यह किस चीज़ का लक्ष्य था? तो अनीमिया प्रबलता, यानी इनमें अनीमिया की जो बीमारी है इनको कम करने का, दूर करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि इनकी स्वास्थ्य स्थिति सुधरे। इसको लेकर के स्वाभिमान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी लागू किए गए। लाभार्थियों की संख्या का अनुमान जनगणना 2011 के आधार पर किया गया है। अनुमानित लाभार्थियों की संख्या का प्रतिवर्ष पुनरावलोकन करके अद्यतन किया जाएगा। हालांकि आदर्श परिस्थिति में प्रजनन उम्र की सभी महिलाओं को इस रणनीति के अंतर्गत लाभ पहुंचाना चाहिए, परंतु शुरुआत में मिशन परिवार विकास योजना के अंतर्गत 20 से 24 वर्ष की उम्र की महिलाओं को ही इस योजना का हिस्सा बनाया गया है। ये बच्चे लोगों को पोषाहार भी दिया जाता है, मध्याह्न पोषाहार। आगे पहल की बात करते हैं। तीसरी अध्याय में चर्चा की गई है। पहला, रोग निरोधक आयरन फॉलिक एसिड संपूरण। दूसरा, कृमि नियंत्रण। तीसरा, देर से जन्म नाल को काटना आश्वस्त करने को शामिल करते हुए वर्ष भर सघन व्यवहार बदलाव संवाद अभियान। 4, डिजिटल विधियों का प्रयोग करते हुए अनीमिया की जांच और देखरेख के स्थान पर उपचार। 5, लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयरन फॉलिक एसिड संवर्धित आहारों का अनिवार्य प्रावधान। 6, गैर कुपोषण संबंधित अनीमिया के समस्याओं को एंडेमिक श्रेणी में रखते हुए मलेरिया पर विशेष ध्यान देते हुए निवारण। अब बात आती है कि अनीमिया मुक्त भारत रणनीति एक व्यापक रणनीति है जिसके तहत 6 मुख्य पहल शामिल हैं। पहला, प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड संपूरण। दूसरा, कृमि नियंत्रण। तीसरा, मुख्य व्यवहारों जैसे क, आयरन फॉलिक एसिड संपूरण और कृमि नियंत्रण के प्रति वचनबद्धता। ख, नवजात एवं शिशु को समुचित आहार देने का अभ्यास। ग, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग बढ़ाते हुए खाद्य विविधता, मात्रा, आवृत्ति या
अथवा और संवर्धित आहार का उपभोग बढ़ाते हुए आयरन की अधिकता वाले आहारों के प्रयोग को बढ़ावा देना। घ स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के बाद देर से 3 मिनट के बाद जन्मनाल को काटना सुनिश्चित करना जैसे व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष पर्यंत सघन व्यवहार बदलाव संवाद अभियान आयोजित करना। 4 है गर्भवती महिलाओं और विद्यालय जा रहे किशोरी किशोरों पर विशेष ध्यान देते हुए डिजिटल विधियों का प्रयोग करते हुए अनीमिया की जांच और देखभाल के स्थान पर ही उपचार। 5 सरकार द्वारा वित्त पोषित लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन संवर्धित खाद्य पदार्थों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का प्रावधान करना। 6 एंडेमिक पॉकेट्स में मलेरिया पर विशेष ध्यान देते हुए अनीमिया के गैर पोषण संबंधित कारणों के संबंध में सघन जागरूकता जांच और उपचार। 3.1 में चर्चा की गई है रोग निरोधक आयरन फॉलिक एसिड संपूरण की। आइए इसको जानते हैं। शिशुओं किशोर किशोरियों प्रजनन उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं की बिना अनीमिया पीड़ित होने के आधार पर ही अनीमिया मुक्त भारत के तहत नियमित रूप से प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड की आपूर्ति नियमित रूप से चलने वाली पहल है। सारणी 4 में आयरन फॉलिक एसिड संपूरण की मात्रा एवं इससे संबंधित विवरण दिया गया है। IFA संपूरण के लिए सेवा प्रदान मंच है। 6 से 59 माह के शिशु 6 से 59 माह के शिशु हैं। आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण के दौरान इन्हें सप्ताह में 2 बार IFA सिरप दिया जाएगा और साथ ही साथ इनकी माता को घर पर ही सप्ताह में 2 बार IFA का डोज देने के कौशल से निपुण बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा संबंधित आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से वर्ष में 2 बार BHND अथवा विटामिन A चक्र के दौरान माताओं को IFA सिरप के 50 मिलीलीटर का बोतल वितरित करने की पहल की जा सकती है। आशा कार्यकर्ता PHC उप स्वास्थ्य केंद्र से पर्याप्त मात्रा में IFA सिरप का बोतल प्राप्त कर सकती हैं। आशा कार्यकर्ता गृह भ्रमण के पहले सप्ताह के दौरान अपने पर्यवेक्षण में IFA सिरप का 2 डोज प्रदान करेंगी। इसके साथ ही वे माता या संरक्षक को ऑटो डिस्पेंसर बोतल के माध्यम से IFA सिरप प्रदान करने की विधि भी सिखाएंगी। माताओं को अनीमिया के दुष्प्रभावों के बारे में, शिशु के लिए IFA सिरप के लाभ, आहार में आयरन में और फोलेट की मात्रा को बढ़ाने की कला और शिशु को आयरन की कमी एवं कृमि संक्रमण से बचाने हेतु स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभ्यास के महत्व की जानकारी देंगी। दूसरे सप्ताह से माह के अंत तक माह में बचे 6 डोज आशा बहनें प्रत्येक 15 दिन पर गृह भ्रमण के दौरान अपनी उपस्थिति में माताओं को प्रोत्साहित करेंगी कि वे स्वयं अपने संतान को IFA सिरप पिलावें। इससे माताओं में उनके शिशु को IFA सिरप देने के लिए साहस उत्पन्न होगा। MCP कार्ड के साथ संलग्न IFA कार्ड में आशा कार्यकर्ता रिकॉर्ड दर्ज करेंगी एवं माताओं को बताएंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक डोज के बाद रिकॉर्ड दर्ज करनी है। 1 माह के बाद यह अनुमानित है कि माताओं में उनके शिशुओं को सप्ताह में 2 बार IFA सिरप देने के लिए आवश्यक साहस और कौशल विकसित हो जाएगा एवं वे IFA कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज करना सीख लेंगी। इसके साथ ही 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं का अर्धवार्षिक तौर पर अनीमिया जांच किया जाएगा एवं जांच के बाद यथाशीघ्र राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के टीम द्वारा मानक विधियों के अनुसार अनीमिया से चिन्हित बच्चों का फॉलोअप किया जाएगा। 12 से 59 माह के शिशुओं को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD के अवसर पर वर्ष में 2 बार कृमिनाशक दवा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ RBS के टीम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा इन बच्चों का अनीमिया जांच भी की जाएगी। 5 से 9 वर्ष के विद्यालयी बच्चों को विद्यालय परिसर में ही शिक्षकों द्वारा मध्याह्न भोजन के पश्चात सप्ताह में 1 बार IFA की गुलाबी गोली और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD के अवसर पर अल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। विद्यालय से बाहर के 5 से 9 वर्ष के बच्चों को आशा बहनों द्वारा गृह भ्रमण के दौरान IFA की गोली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD के अवसर पर निर्धारित प्रक्रियाओं को द्वारा अल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जा रहे किशोर किशोरियों को विद्यालय के शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक आयरन फॉलिक विप्स के क्रियान्वयन प्रारूप के अनुसार साप्ताहिक तौर पर IFA की गोली और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD के अवसर पर अल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। इसके साथ ही RBS के टीम द्वारा इन किशोर किशोरियों ने
वर्ष में एक बार अनीमिया की जांच भी की जाएगी और उपर्युक्त उपचार की सलाह भी दी जाएगी। 10 से 19 वर्ष के विद्यालय से बाहर की किशोरियों को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय RKSK के तहत आयोजित त्रैमासिक किशोरावस्था स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर IFA की गोली दी जाएगी और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र पर अल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। प्रजनन उम्र की वे महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं या शिशुओं को स्तनपान नहीं करा रही हैं, उन्हें साप्ताहिक IFA टैबलेट लाल दी जाएगी। सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे यथासंभव टीकाकरण दिवस VHND मंच के माध्यम से प्रजनन उम्र की महिलाओं को IFA टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट और कृमि नियंत्रण अल्बेंडाजोल की गोली प्रदान करें। शुरुआत करने के लिए 8 राज्यों में क्रियान्वित मिशन परिवार विकास मंच के माध्यम से 20 से 24 उम्र वर्ग की प्रजनन उम्र की महिलाओं को रणनीति के तहत नई पहल किट में IFA टैबलेट दी जाएंगी। NAM अग्र श्रेणी की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 20 से 24 उम्र वर्ग के नवविवाहिताओं की सूची तैयार की जाएंगी। लक्षित प्रतिभागियों को हीमोग्लोबिन जांच के लाभ के बारे में परामर्श सुविधा प्रदान की जाएंगी। यदि महिलाएं अनीमियाग्रस्त हुई तो उनका उपचार निर्दिष्ट चिकित्सा मानकों के अनुसार की जाएगी। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हुआ तब प्रोटोकॉल के अनुसार साप्ताहिक तौर पर IFA संपूर्ण प्रदान किया जाएगा। यदि विवाहित युगल बच्चे के जन्म की योजना बना रहे हैं या महिला गर्भवती है तो IFA संपूर्ण रोक दिया जाएगा एवं फॉलिक एसिड संपूर्ण शुरू किया जाएगा, जिसकी सुविधा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ANM के पास उपलब्ध है। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक फॉलिक एसिड संपूरण जारी रखने के लिए एवं 12वें सप्ताह के बाद IFA संपूरण पुनः प्रारंभ करने के लिए समझाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को इस रणनीति के तहत प्रसव पूर्व देखभाल संपर्क ANC क्लिनिक VHND PMSMA के जरिए कृमि नियंत्रण, IFA एवं फॉलिक एसिड की गोली का संपूरण, अनीमिया की जांच एवं उपचार और मलेरिया की जांच एवं उपचार की सेवा प्रदान की जाएगी। शिशु को स्तनपान करा रही माताओं को VHND मंच पर IFA की गोली दी जाएंगी, जहां वे अपने शिशु को टीकाकरण के लिए लाएंगी। सभी लक्षित समूहों तक उनके उम्र के अनुसार योग्य व्यवहार बदलाव संवाद, बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन गतिविधियों जैसे मासिक समूह परामर्श मंच, सेवा प्रदान संपर्क एवं आशा द्वारा लक्षित समूह के लिए गृह भ्रमण के माध्यम से पहुंच बनाई जाएगी। सारणी 4 है आयरन फॉलिक एसिड संपूरण की प्रोफाइलेक्टिक डोज की मात्रा एवं संबंधित विवरण है। उम्र समूह, डोज एवं संबंधित विवरण है। 6 से 59 माह के शिशु को सप्ताह में 2 बार आयरन फॉलिक एसिड सिरप की 1 मिली प्रति मिली आयरन फॉलिक एसिड सिरप में 20 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार एक ही कार्टून में ऑटो डिस्पेंसर के साथ सूचना पत्रिका भी होनी चाहिए। 5 से 9 वर्ष के शिशु सप्ताह में 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, प्रत्येक टैबलेट में 45 मिली आयरन और माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। अधिमानतः शुगर कोटेड एवं गुलाबी गोली दी जाती हैं। 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर किशोरी, 10 से 19 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले किशोरी सप्ताह में 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, प्रत्येक टैबलेट में 60 मिलीलीटर आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। अधिमानतः शुगर कोटेड एवं नीली गोली। प्रजनन उम्र की महिलाएं हैं 20 से 49 वर्ष, गर्भवती और दूध पिलाती माता के अलावा सप्ताह में 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, प्रत्येक टैबलेट में 60 मिली आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। अधिमानतः शुगर कोटेड एवं लाल गोली हैं। गर्भवती और दूध पिलाती माता, 0 से 6 माह का शिशु, गर्भावस्था के चतुर्थ माह से प्रथम तिमाही, गर्भाधारण के 14वें सप्ताह से पूरे गर्भावस्था के दौरान कम से कम 180 दिन रोजाना 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देते हुए प्रसव के उपरांत अगले 180 दिन तक दिया जाना चाहिए। प्रत्येक टैबलेट में 60 मिली आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। अधिमानतः शुगर कोटेड एवं लाल गोली। कुछ इसमें ज़रूरी हुई नोट टिप्पणी दी गई है कि गंभीर कमजोरी, बुखार, गंभीर डायरिया, निमोनिया आदि अति गंभीर कुपोषण
SAM और हीमोग्लोबिनोपैथी, बारंबार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इतिहास वाले व्यक्तियों को आयरन प्रोफाइलेक्सिस मना है। नोट 2, इसके साथ ही प्रजनन उम्र की सभी महिलाओं को गर्भधारण करने से पहले और गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की गोली का सेवन करने की सलाह दी जाती है ताकि भ्रूण में तंत्रिका नली विकृति की संभावनाओं को कम किया जा सके। 3.2 में कृमि नियंत्रण की बात को समझते हैं। शिशु एवं किशोर किशोरियां भारत में मृदा संचरित कृमि नियंत्रण STH के प्रयासों को तीव्र करने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 1 वर्ष से 19 वर्ष के बीच के शिशुओं और किशोर किशोरियों को व्यापक तौर पर अर्धवार्षिक स्तर पर प्रतिवर्ष नियत दिन 10 फरवरी एवं 10 अगस्त को कृमि नियंत्रण किया जा रहा है, यानी उनको अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। इस रणनीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं, विद्यालय के बाहर के शिशुओं और किशोर किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा कृमिनाशन की गोली दी जा रही है, जबकि विद्यालय जा रहे शिशुओं एवं किशोर किशोरियों को विद्यालय के माध्यम से कृमि नियंत्रण का उपचार किया जा रहा है। 20 से 24 उम्र वर्ग की प्रजनन उम्र की वैसी महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं या शिशु को स्तनपान नहीं करा रही हैं, उन्हें राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस के अवसर पर अर्धवार्षिक स्तर पर कृमि नियंत्रण की गोली दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं को इस रणनीति के तहत प्रसव पूर्व देखभाल संपर्क ANC क्लिनिक, VHND, PMSMA के जरिए कृमि नियंत्रण, IFA एवं फॉलिक एसिड की गोली, अनीमिया की जांच एवं उपचार और मलेरिया की जांच एवं उपचार की सेवा प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मंच के माध्यम से गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिलाओं को कृमि नियंत्रण की सेवा प्रदान की जा रही है। नवजात एवं छोटे शिशुओं को उपर्युक्त आहार IVCF अभ्यासों द्वारा 6 माह एवं ऊपर के शिशुओं को पर्याप्त एवं उम्र के अनुसार पूरक आहार देने के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव के बाद जन्मनाल को देर से काटने का अभ्यास, जन्म के 3 मिनट बाद या जब जन्मनाल का धड़कना रुक जाए को बढ़ावा देना एवं शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान को प्रारंभ कराना। सारणी 5 में कृमि नियंत्रण हेतु दवा के डोज, मात्रा और संबंधित विवरण को दर्शाया गया है। आइए इसको जानते हैं। सारणी 5 की चर्चा है कृमि नियंत्रण हेतु डोज एवं संबंधित विवरण। उम्र समूह है, डोज एवं संबंधित विवरण है। 12 से 59 माह के शिशु हैं, 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल। 12 से 24 माह के शिशु को आधा टैबलेट और 24 माह से 59 माह के शिशुओं को 1 टैबलेट वर्ष में 2 बार। 5 से 9 वर्ष के शिशु 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल वर्ष में 2 बार 1 टैबलेट। 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर किशोरी और 10 से 19 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले किशोरी 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल वर्ष में 2 बार 1 टैबलेट या मेबेंडाजोल भी दे सकते हैं। प्रजनन उम्र की महिलाएं 20 से 49 वर्ष, गर्भवती और दूध पिलाती माता के अलावा 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल वर्ष में 2 बार 1 टैबलेट। गर्भवती और दूध पिलाती माता 0 से 6 माह का शिशु 400 मिलीग्राम के अल्बेंडाजोल का 1 डोज 1 टैबलेट प्रथम तिमाही के बाद या दूसरी तिमाही के दौरान दिया जाता है। 3.3 देर से जन्मनाल को काटना आश्वस्त करने को शामिल करते हुए वर्ष भर सघन व्यवहार बदलाव संवाद अभियान की चर्चा की गई है। इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि व्यवहार बदलाव के लिए अथवा किसी नए व्यवहार बदलाव को प्रारंभ करके अभ्यास में लाने के लिए इससे संबंधित संदेशों को बारंबार और निरंतरता के साथ प्रसारित किया जाना चाहिए। व्यवहार बदलाव के विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करते हुए 4 प्रमुख व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये 4 प्रमुख अपेक्षित व्यवहार हैं। पहला, आयरन फॉलिक एसिड संपूरण और कृमि नियंत्रण का अनुपालन। दूसरा, पर्याप्त रूप से नवजात एवं छोटे शिशुओं की खान-पान IVCF के साथ साथ 6 माह और ऊपर के उम्र के बच्चों को पूरक आहार देने पर ध्यान देना। 3, खाद्य विविधता, मात्रा, आवृत्ति और खाद्य संवर्धन को बढ़ावा देते हुए आयरन की अधिकता वाले
एवं विटामिन सी युक्त भोजन के उपयोग को बढ़ावा देना। 4. सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में हुए प्रसव उपरांत देर से जन्म नाल काटना, जन्म के 3 मिनट बाद जब तक कि नाल में रक्त संचार स्थिर न हो जाए, और जन्म के 1 घंटे के अंदर शीघ्र स्तनपान को प्रारंभ करना। व्यवहार बदलाव के लिए मीडिया, विद्यालय शिक्षकों व प्रशासन, धार्मिक नेता, पंचायत नेता, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSND आदि को संवेदनशील बनाने के लिए व्यवहार बदलाव हेतु कई गतिविधियां तैयार की गई हैं। जनसंचार और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एवं ट्विटर के माध्यम से अनीमिया मुक्त भारत से संबंधित सूचनाओं का वर्ष भर प्रसारण किया जाता है। समुदाय एवं विद्यालय स्तरीय संवाद के लिए सुबह के प्रार्थना सत्र को पोषण एवं अनीमिया संबंधित चर्चा के लिए उपयोग में किया जाता है। विद्यालय स्तर पर आयोजित युवा महोत्सवों को भी पोषण और अनीमिया संबंधित चर्चा और वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्थापित महिला मंचों जैसे मासिक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, स्थलों माँ MAA कार्यक्रम और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत साप्ताहिक स्वयं सहायता समूह SHG बैठकों, मैत्री बैठकों के दौरान माता समूहों के साथ आशा बहनों की बैठक आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, महिला दिवस, विश्व स्तनपान दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रिटीज को जोड़कर स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से प्रेस के माध्यम से प्रचार किया जाएगा ताकि संवाद रणनीति को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जा सके। राज्यों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाने के लिए व्यापक संवाद पैकेज का बनाया गया है। यह अनीमिया मुक्त भारत के पोर्टल www.anemiamuktbharat.info पर उपलब्ध है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विभिन्न संवाद माध्यमों का प्रयोग करके व्यापक स्तर पर पहुंच बनाने के लिए उपर्युक्त व्यवहार बदलाव संवाद योजना बनाया जा सकता है और आवश्यकतानुसार संवाद रणनीति का प्रयोग करते हुए मोबाइल फ़ोन, आउटबाउंड फ़ोन कॉल या सरल मोबाइल संदेश और वार्तालाप आधारित मौखिक प्रत्युत्तर तंत्र IVRS का प्रयोग किया जा सकता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव के बाद जन्मनाल को देर से काटने का अभ्यास जन्म के 3 मिनट बाद या जब जन्मनाल का धड़कना रुक जाए को प्रोत्साहित करना एवं उनका अनुश्रवण करना ताकि नवजात में जन्म के बाद 6 माह के लिए पर्याप्त मात्रा में आयरन भंडारित रहे। 3.4 है गर्भवती और विद्यालय जा रहे किशोरियों एवं किशोरों को ध्यान में रखते हुए अनीमिया की जांच और उपचार। सभी उम्र समूहों में अनीमिया की जांच और पहचान किया जाना महत्वपूर्ण होता है ताकि व्यक्ति के हीमोग्लोबिन स्तर के अनुसार उपयुक्त उपचार प्रारंभ किया जा सके। वर्तमान में क्षेत्रों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए साहली विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच करने की उपलब्ध आधुनिक तकनीकों से बदला जाना चाहिए। अनीमिया की चिकित्सीय जांच सारणी 6 शिशुओं के लिए अनीमिया प्रबंधन प्रोटोकॉल की चर्चा है। लक्षित समूह A 6 से 59 माह के शिशु हैं। जांच करने वाले व्यक्ति एवं जांच करने का स्थान। जिला स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र ANM में RBS के टीम और टीकाकरण स्थल आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान या फिर अनीमिया की जांच के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले बीमार शिशुओं को स्वास्थ्य केंद्र पर हीमोग्लोबिन की जांच के लिए रेफर करें। बारंबारता है RBS की टीम अर्धवार्षिक या अवसर के अनुसार और आवृत्ति क्या है वार्षिक स्तर पर। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से 10.9 ग्राम प्रति DL हो, न्यून व मध्य श्रेणी की अनीमिया हो, तो प्रथम स्तर का उपचार देख रेख के प्रत्येक स्तर पर 2 माह तक 3 मिलीग्राम आयरन प्रति किलोग्राम, 6 माह से 12 माह के शिशुओं के लिए 6 से 10 किलोग्राम IFA सिरप का 1 मिलीलीटर दिन में एक बार, 1 से 3 वर्ष के शिशुओं के लिए 10 से 14 किलोग्राम दिन में एक बार, IFA सिरप का 1.5 मिलीलीटर, 3 से 5 वर्ष के शिशुओं के लिए 14 से 19 किलोग्राम में दिन में एक बार, IFA का सिरप का 2 मिली। ANM आशा आंगनबाड़ी द्वारा अनीमिया से पीड़ित सभी शिशुओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। फॉलोअप है ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस के अवसर पर ANM द्वारा प्रति माह 2 माह के उपचार के बाद हीमोग्लोबिन जांच द्वारा
हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम प्रति DL को दर्ज कर लें। 2 माह तक प्रति 14 दिन के बाद आशा द्वारा IFA से संबंधित शिकायत को दर्ज किया जाएगा, यानी गोली खाए उसका कोई अगर एडवर्स इफेक्ट है उनसे जुड़ी बात को। यदि प्राथमिक स्तर के उपचार के बाद कोई सुधार नहीं हो तब क्या करें? यदि 2 माह तक अनीमिया के उपचार के लिए दैनिक डोज देने के बाद भी शिशु में कोई सुधार नहीं हुआ हो तब शिशु को आगे की जांच के लिए FRU DHMO पेडिस्ट्रियन या फिजिशियन के पास भेजें। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 7 ग्राम प्रति DL से कम हो, गंभीर अनीमिया की समस्या हो, तो उपचार का पहला डोज क्या है? 6 से 59 माह के शिशुओं में गंभीर अनीमिया का उपचार प्रबंधन प्रथम रेफरल इकाई FRU जिला अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पूछताछ एवं आगे की जांच के आधार पर किया जाएगा। लक्षित समूह B है। 5 से 10 वर्ष के शिशु के बारे में चर्चा की गई है। जांचकर्ता एवं जांच का स्थान है। RBS की टीम द्वारा विद्यालय और विद्यालय के बाहर के बच्चों का जांच किया जाएगा। अनीमिया के चिकित्सीय लक्षणों और प्रभावों से चिन्हित बच्चों को हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच एवं अनीमिया के प्रबंधन के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जाएगा। बारंबारता है। विद्यालय जाने वाले बच्चों का वर्ष में 1 बार, विद्यालय से बाहर के बच्चों का वर्ष में 2 बार, अवसर के अनुसार जांच, जैसे स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए बीमार बच्चों का नियमित हीमोग्लोबिन जांच। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 11.4 ग्राम प्रति DL हो, अल्प या मध्य श्रेणी की अनीमिया, तो प्रथम स्तर का उपचार देखरेख के सभी स्तर पर है। 2 माह तक आयरन के 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम फॉलोअप है। आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण देने के लिए विद्यालय पंजी में सभी अनीमियाग्रस्त बच्चों की सूची बनाई जाएगी एवं यह सूची संबंधित क्षेत्र के ANM LHV MPW को दिया जाएगा। वर्ग शिक्षक नोडल शिक्षक द्वारा विद्यालय में अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान अभिभावकों को उपचार संबंधित निर्देशों के बारे में अवगत कराया जाएगा। नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभिभावक द्वारा 30 दिनों एवं 7 दिनों के बाद शिशु का फॉलोअप जांच किया जाएगा। राज्यों की सुविधा अनुसार संबंधित क्षेत्र के ANM LHV MPW द्वारा फॉलोअप किया जाएगा। 2 माह के उपचार के बाद हीमोग्लोबिन की जांच करके हीमोग्लोबिन के स्तर 11.5 ग्राम प्रति DL को दर्ज करें। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो जाए तब उपचार बंद कर दें एवं प्रोफाइलेक्टिक IFA डोज प्रारंभ कर दें। यदि प्रथम स्तर के उपचार के बाद कोई सुधार नहीं हो तब क्या करें? यदि 2 माह तक अनीमिया के उपचार के दौरान दैनिक डोज देने के बाद भी शिशु में कोई सुधार नहीं हुआ हो तब शिशु को आगे की जांच के लिए FRU या DHMO या पेडिस्ट्रियन फिजिशियन के पास भेजें। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 8 ग्राम प्रति DL से कम हो, गंभीर अनीमिया की समस्या में, तो उपचार का पहला डोज क्या है? 5 से 10 वर्ष के शिशु में गंभीर अनीमिया का उपचार प्रबंधन प्रथम रेफरल इकाई FRU जिला अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पूछताछ एवं आगे की जांच के आधार पर किया जाएगा। अतः इस रणनीति में 2 उम्र समूहों में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच के लिए हीमोग्लोबिन के प्रयोग का प्रस्ताव दिया गया है। सरकारी और सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों प्रसव पूर्व जांच के लिए पंजीकृत महिलाओं, इसे बाद में सभी उम्र समूह के लाभार्थियों के लिए लागू किया जा सकता है। किशोर किशोरियों में अनीमिया की जांचें। विद्यालयों में किशोर किशोरियों में अनीमिया की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के भ्रमणशील टीम द्वारा नॉन इन्वेसिव डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। विद्यालय को चाहिए कि वे अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को RBSK के टीम द्वारा योजनावार स्वास्थ्य जांच, अनीमिया की जांच एवं उपचार रणनीति एवं किशोर किशोरियों में स्वास्थ्य सुधार व विद्यालय में प्रदर्शन सुधार के लिए अनीमिया की जांच एवं रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो निजी विद्यालयों द्वारा किशोर किशोरियों में हीमोग्लोबिन की जांच के लिए अभिभावकों को सूचित कर सहमति ली जा सकती है। RBSK टीम के दौरे व किशोर या किशोरियों की जांच के बाद RBSK टीम द्वारा वर्ग शिक्षकों या नोडल शिक्षकों के सहयोग से अनीमिया से चिन्हित किशोरियों की सूची बनाई जाएगी, ताकि विद्यालय द्वारा अभिभावकों एवं नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र HWC को उचित उपचार
फॉलोअप एवं खान पान के सुझाव के लिए सूचित किया जा सके। अभिभावकों को परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे उपचार से जुड़े निर्देशों, नियमित फॉलोअप तथा डोज से जुड़े एवं MOSNANM के परामर्श अनुसार करने योग्य एवं नहीं करने योग्य परामर्शों का अनुपालन करें। टेबल 7 में चर्चा की गई है अनीमिया मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर एडोलसेंट, यानी किशोरों के लिए अनीमिया प्रबंधन के जो प्रारूप हैं। टारगेट ग्रुप हैं, लक्षित समूह है और स्कूल गोइंग एडोलसेंट 10 से 19 ईयर्स इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी विद्यालय जाने वाले 10 से 19 वर्ष के सभी किशोर किशोरी जो विद्यालय सरकारी हैं या फिर सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त हैं। हु विल स्क्रीन एंड प्लेस द स्क्रीनिंग, कौन यहाँ पे इनकी जांच करेंगे, तो स्कूल के परिसर में ही RSB के टीम द्वारा पीरियोडिकली एनुअल होगा, वार्षिक स्तर पर। माइल्ड एवं मॉडरेट एनीमिया HB कट ऑफ एज पर टेबल 1, मतलब मध्य श्रेणी और गंभीर अनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन का जो स्तर है टेबल 1 के अनुसार वह दिया गया है। पहला स्तर है ट्रीटमेंट ऑल लेवल ऑफ केयर के लिए 2 टैबलेट ऑफ 60 mg एलिमेंट्री आयरन वंस डेली फॉर 3 मंथ ओरली एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद जो 60 मिलीग्राम के एलिमेंट्री जो आयरन के जो गोली होती हैं 3 महीने के लिए दिया जाना चाहिए, उस गोली का खा सकते हैं। आगे है फॉलोअप है, लाइन लिस्टिंग ऑफ ऑल अनीमिक केसेस टू बी मेंटेन्ड इन द स्कूल रजिस्टर फॉर आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड गिवन टू द ANM LSB MPW ऑफ डिजिग्नेटेड एरिया। फॉलोअप क्या किया जाना चाहिए, अनीमिया केस का यह मेंटेन करना चाहिए स्कूल के रजिस्टर में आयरन फॉलिक एसिड की जो गोली दी जाती हैं, और ANM LSB MPW द्वारा इनको अपने संदर्भिक क्षेत्र में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर फॉलोअप है ANM LSB MPW और डिजिग्नेटेड एरिया एज फिजिबल टू दी स्टेट, राज्यों के अनुसार जो मतलब ज़्यादा सुलभ है या सुयोग्य है उसके अनुसार ANM या जो LSB या MPW होती हैं वो क्या करती हैं, फॉलोअप करती हैं। पेरेंट्स टू इंश्योर फॉलोअप ऑफ एडोलसेंट आफ्टर 45 days to 90 days एट नियरेस्ट SC और its हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि जो अभिभावक होते हैं वो एडोलसेंट्स यानी किशोरियों का फॉलोअप करवाते हैं 45 से 90 दिन के बाद, जो उनके निकटस्थ उनके जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र होता है वहाँ पे। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो गया है तो हीमोग्लोबिन तो आयरन फॉलिक एसिड गोली का सेवन बंद करते हैं। अब जो यह ट्रीटमेंट या उपचार क्या करेगा, कंटिन्यू रहेगा, लगातार चलता रहेगा यदि किसी को प्रोफाइलेक्टिक IFA डोज दी जा रही हैं तो। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, यदि पहले स्तर के उपचार के बाद भी कोई सुधार नहीं हो तब। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर 3 months ऑफ ट्रीटमेंट, यदि 3 महीने के उपचार के बाद भी कोई सुधार नहीं हो, यानी कि उसमें अभी भी मध्य श्रेणी का या फिर गंभीर श्रेणी की अनीमिया के लक्षण पाई जा रही हैं, तो ANM या फिर मेडिकल ऑफिसर हैं और निकटस्थ जो स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ पे उस किशोर या किशोरी को रेफ़र करेंगे ताकि उनका फर्स्ट रेफरल यूनिट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका उपचार हो सके। इफ़ हीमोग्लोबिन कट ऑफ इज़ लेस देन 8 ग्राम पर DL सीवियर अनीमिया है, यानी हीमोग्लोबिन का स्तर अगर 8 ग्राम प्रति DL से कम है तो यह गंभीर अनीमिया है। अब उपचार के लिए प्रथम डोज क्या है भाई, मैनेजमेंट ऑफ सीवियर अनीमिया इन एडोलसेंट 10 से 19 ईयर इज टू बी डन बाय द मेडिकल ऑफिसर एट FRU और DH बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड सब्सिक्वेंट डायग्नोस्टिक, यानी कि जो गंभीर अनीमिया के प्रबंधन 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों में की जाएंगी या वहाँ के चिकित्सा अधिकारी किए जाएंगे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करते हैं। किसके आधार पर, तो जांच के आधार पर और उसके साथ पूछताछ के आधार पर कि कैसा क्या है। अब है गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की जांच एवं उपचार है। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की जांच इन्वेसिव डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा सभी प्रसव पूर्व देखभाल सुविधा केंद्रों पर किया जाएगा। प्रखंड स्तर और उनसे ऊपर के स्तर पर अधिक मात्रा में केस लोड होने की स्थिति में सेमी ऑटो एनालाइजर द्वारा हीमोग्लोबिन के स्तर की जाँच की जाएगी। सारणी 8 है गर्भवती महिला के लिए अनीमिया प्रबंधन पद्धति हैं। लक्षित समूह प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाएं, जांच स्थल और जांचकर्ता, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के साथ किसी भी प्रसव पूर्व देखभाल बिंदु पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता। आवृत्ति है प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के दौरान
यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 10 से 10.9 ग्राम प्रति DL के बीच हो, अल्प श्रेणी के एनीमिया के बारे में चर्चा की गई है। प्रथम स्तर का उपचार देखभाल के सभी स्तर पर ANC संपर्क के दौरान स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा आयरन फॉलिक एसिड की 2 गोली 100 मिलीग्राम प्रति आयरन एवं 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड रोजाना 6 माह तक दिया जाएगा। वैसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान देर से अनीमियाग्रस्त चिन्हित किया गया हो अथवा जिनके द्वारा निर्देशों के अनुपालन अथवा फॉलोअप की कम संभावना हो, उनके लिए पेरेंटल आयरन 4 आयरन सुक्रेज या फॉलिक कार्बोक्सी माल्टोज FCM को प्रथम श्रेणी के प्रबंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फॉलोअप है ANC संपर्क के दौरान स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा 2 माह तक उपचार का अनुपालन किया जाएगा। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य स्तर तक आ जाए तो उपचार बंद करके प्रोफाइलेक्टिक IFA डोज प्रारंभ कर दें। अब है, यदि प्रथम स्तर के उपचार के बाद भी सुधार नहीं हो तब क्या करें? यदि 1 माह के उपचार के उपरांत भी कोई सुधार नहीं हो, हीमोग्लोबिन के स्तर 1 मिलीग्राम प्रति DL से कम वृद्धि हो, तब स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा मरीज को प्रथम रेफरल इकाई FRU या जिला अस्पताल DH रेफर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के केस को प्रथम रेफरल इकाई FRU या जिला अस्पताल DH पर 4 आयरन सुक्रोज या फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से 9.9 ग्राम प्रति DL हो तो मध्य श्रेणी की एनीमिया। प्रथम स्तर का उपचार देखभाल के सभी स्तर पर ANC संपर्क के दौरान स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा आयरन फॉलिक एसिड की 2 गोली 100 मिलीग्राम आयरन एवं 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड रोजाना 6 माह तक दिया जाएगा। वैसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान देर से अनीमियाग्रस्त चिन्हित किया गया हो अथवा जिनके द्वारा निर्देशों के अनुपालन अथवा फॉलोअप की कम संभावना हो, उनके लिए पेरेंटल आयरन 4 आयरन सुक्रोज या FCM को प्रथम श्रेणी के प्रबंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फॉलोअप है ANC संपर्क के दौरान स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा 2 माह तक उपचार का अनुपालन किया जाएगा। इस संपर्क को स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह अनीमियाग्रस्त मरीजों के हीमोग्लोबिन स्तर की जांच के लिए भी प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य स्तर तक आ जाए तो उपचार बंद करके प्रोफाइलेक्टिक IFA डोज प्रारंभ कर दें। यदि प्रथम स्तर के उपचार के बाद भी सुधार नहीं हो तब, यदि 1 माह के उपचार के उपरांत भी कोई सुधार नहीं हो, हीमोग्लोबिन के स्तर 1 मिलीग्राम प्रति DL से कम वृद्धि हो, तब स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा मरीज को प्रथम रेफरल इकाई FRU या जिला अस्पताल DH रेफर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के केस को प्रथम रेफरल इकाई FRU या जिला अस्पताल DH पर 4 आयरन सुक्रेज या फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 5 से 6.9 ग्राम प्रति DL हो, गंभीर अनीमिया है। प्रथम श्रेणी का उपचार देखभाल के सभी स्तर पर महिलाओं में गंभीर अनीमिया का प्रबंधन चिकित्सा अधिकारी द्वारा PHC या CHC या FRU या DH पर किया जाएगा। उपचार के लिए चिकित्सा पदाधिकारी 4 आयरन सुक्रोज या फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का प्रयोग करेंगे। गर्भावस्था के तीसरे तिमाही के दौरान महिलाओं को वैसे स्वास्थ्य केंद्र में अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाना चाहिए जहां 24 घंटे विशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध हो। विशेषज्ञ चिकित्सक की प्रथम श्रेणी के उपचार के बाद फॉलोअप की बात है। प्रथम श्रेणी के उपचार के बाद मासिक स्तर पर या जैसा चिकित्सा पदाधिकारी उचित समझे वैसा उपचार किया जाना चाहिए। यदि सुधार नहीं हो तो उपचार निर्देश हैं चिकित्सा पदाधिकारी के परामर्श अनुसार। नोट है, 5 ग्राम प्रति DL से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा वाले गंभीर अनीमियाग्रस्त महिलाओं को गर्भावस्था के किसी भी अवधि में बिना देर किए तत्काल वैसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया जाना चाहिए जहां 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवा उपलब्ध हो। जब तक हीमोग्लोबिन के सामान्य स्तर प्राप्त न हो जाए तब तक उन्हें भर्ती रखा जाना चाहिए। सारणी 6 और 7 में वर्णित गंभीर अनीमिया प्रबंधन प्रक्रिया का अनुपालन थैलेसेमिया, मेजर और सिकल सेल अनीमिया के मरीजों के लिए मान्य नहीं है। 3.5 में चर्चा किया गया है कि सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से आयरन फॉलिक एसिड संबंधित खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समेकित बाल विकास परियोजनाओं ICDS और मध्याह्न भोजन योजना MDM के तहत फोर्टिफाइड संवर्धित नमक, आटा और तेल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ साथ सभी स्वास्थ्य सुविधा आधारित कार्यक्रमों जिनके तहत खाना दिया जाता है
यह अनिवार्य कर दिया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण FSSAI 2016 के सुझाव व दिशा निर्देशानुसार संबंधित खाद्य पदार्थ नमक, गेहूं, चावल, दूध और तेल जैसे गेहूं, चावल, आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन 12 व नमक, आयरन एवं आयोडीन एवं तेल, विटामिन A एवं विटामिन D का ही प्रयोग किया जाए। 3.6 है गैर कुपोषण संबंधित अनीमिया के समस्याओं को इंडेमिक श्रेणी में रखते हुए मलेरिया पर विशेष ध्यान देते हुए निवारण। इस रणनीति के माध्यम से अनीमिया के गैर कुपोषण संबंधित कारकों जैसे मलेरिया, फ्लोरोसिस, सिकल सेल अनीमिया आदि के संबंध में सघन जागरूकता और समेकित जांच व उपचार पहल की जा रही हैं। मलेरिया। हमारा देश 2030 तक मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। मलेरिया की रोकथाम एवं उपचार को सघन करने के लिए राज्यों द्वारा मलेरिया की अधिक प्रबलता वाले जिलों, प्रखंडों, उपकेंद्रों एवं गांवों की पहचान की गई है। कुपोषण जन्य अनीमिया की रोकथाम एवं उपचार की रणनीति को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम NVBDCP के दिशा निर्देश के सक्रिय एवं अक्रिय बीमारी जांच एवं प्रबंधन प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाएगा। मलेरिया प्रबल क्षेत्रों में मलेरिया एवं अनीमिया की जांच साथ साथ की जाएंगी। जैसे वे लाभार्थी जिन्होंने अभी अभी बुखार की शिकायत हुई है और अनीमिया के लिए जिनका स्वास्थ्य जांच किया गया है, उन्हें NVBDCP के दिशा निर्देशों के अनुसार मलेरिया का भी जांच किया जाएगा ताकि अनीमिया के साथ ही साथ मलेरिया का भी पता लगाया जा सके। इसी प्रकार NVBDCP की पहुंच का विस्तार करते हुए मलेरिया की प्रबलता वाले क्षेत्रों में मलेरिया की जांच किए जा रहे मरीजों का अनीमिया का भी जांच किया जाएगा। अब है मलेरिया प्रबल क्षेत्रों में भी शिशुओं और किशोर किशोरियों के लिए अनीमिया के प्रबंधन का प्रोटोकॉल सारणी 6 और 7 में दिए गए उपचार प्रोटोकॉल जैसा ही होगा। गर्भवती महिला में मलेरिया के उपचार के लिए NVBDCP द्वारा जारी प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाएगा एवं P. फॉल्सीफेरम मलेरिया के उपचार के लिए NVBDCP की ड्रग पॉलिसी के अनुसार आर्टेमिसिनिन कार्बिनेशन थेरेपी ATC का प्रयोग किया जाएगा। बारिश की मौसम से पहले और बाद में विद्यालय परिसर एवं आवासीय क्षेत्रों में मलेरिया प्रबलता को ध्यान में रखते हुए NVBDCP के तहत उचित कीटनाशक का इंडोर रेसिड्यूअल छिड़काव IRS किया जाएगा। मलेरिया की रोकथाम और प्रसार को रोकने के लिए NVBDCP ने मलेरिया की उच्च प्रबलता वाले सभी क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी LIN वितरित किया है। IEC BCC के प्रचार प्रसार से अनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से इस LIN का सभी लक्षित समूहों द्वारा और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं एवं 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं के लिए करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। अगला है हीमोग्लोबिनोपैथीज। अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत स्थापित सेवा प्रदान केंद्रों के माध्यम से हीमोग्लोबिनोपैथीज का सघन रोकथाम, जांच एवं प्रबंधन की समेकित रणनीति बनाई गई है। देश भर में अनीमिया के अधिक प्रबलता वाले जिलों में समुदाय को उचित निवारण उपायों के तहत विवाह पूर्व एवं गर्भधारण पूर्व जांच एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पूर्व स्थापित सेवा प्रदान मंचों जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र व हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर एवं कार्यक्रम जैसे VHND, पोषण सप्ताह, स्तनपान सप्ताह, महिला दिवस, विश्व थैलेसेमिया दिवस इत्यादि अवसरों का उपयोग अनीमिया की अधिक प्रबलता वाले जिलों में अनीमिया के गैर पोषक कारणों के संबंधित परिचर्चा एवं संवाद प्रारंभ करने के लिए किया जाएगा। इन जिलों में किशोर किशोरियों को गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रतियोगिता, सहायक शैक्षिक वार्ताओं का आयोजन व किशोर स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सूचना पुस्तिकाओं का वितरण किया जा सकता है। अधिक प्रबलता वाले जिलों में गर्भावस्था के प्रथम तिमाही के दौरान हीमोग्लोबिनोपैथीज की जांच के प्रसव पूर्व की सेवाओं के साथ जोड़ा जाएगा। गंभीर अनीमिया से चिन्हित महिलाओं को आगे की जांच के लिए उच्च स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर किया जाएगा एवं इनके अनीमिया से पीड़ित पाए जाने पर इनके पति की भी जांच की जाएगी ताकि वाहक स्थिति की जांच की जा सके। यदि घर की जो स्थिति जो चलाने वाले हैं उनको लेकर के जांच की जा सके। यदि पति पत्नी दोनों का जांच सकारात्मक पाया जाता है तब उन्हें गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के पहले प्रसव पूर्व जांच के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया जाएगा। जैसे कि अधिकांश महिलाएं
स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क में अनिवार्य रूप से आएंगी, अतः बड़ी संख्या में पीड़ितों की पहचान की संभावना है। जांच की सेवा प्रदान कर रहे राज्यों में इस जांच के बाद रेफरल नेटवर्कों या स्वास्थ्य तंत्र के साथ नए केंद्र स्थापित करके प्रसव पूर्व जांच सेवा प्रदान की जानी चाहिए। हीमोग्लोबिनोपैथी से बचाव एवं नियंत्रण पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2016 के अनुसार उपर्युक्त उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। सिक्कल सेल बीमारी के मरीजों में अभिभावकों को आयरन की गोली खिलाकर अनीमिया का उपचार करना विवादित है, अतः इन मरीजों को लक्षणों पर आधारित उपचार के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। अब फ्लोरोसिस की बात है। फ्लोराइड से प्रभावित आवासीय क्षेत्रों की पहचान। राज्यों द्वारा फ्लोराइड व अनीमिया के उच्च प्रबलता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएंगी। देश भर में फ्लोराइड की अधिकता वाले जिलों प्रखंडों की सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के NPPCF विभाग के अनुलग्नक 6 में दी गई है। राज्यों द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करके उच्च फ्लोराइड प्रभावित आवासीय क्षेत्रों के स्थानीय मानचित्र तैयार की जाएंगी ताकि योजना निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। फ्लोरोसिस के कारण अनीमिया नियंत्रण की गतिविधियां। इन आवासीय क्षेत्रों में फ्लोरोसिस के कारण होने वाली अनीमिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए समुदाय में परामर्श सेवाओं का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि सुरक्षित पेयजल का प्रयोग, खाद्य विविधता द्वारा भोजन सुधार, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी इत्यादि। राज्य स्तर पर इन परामर्श सेवाओं को नियमित करने के लिए अनीमिया एवं फ्लोरोसिस नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। परामर्श सेवाओं के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में हीमोग्लोबिन की नियमित जांच की जानी चाहिए एवं उसके लिए पर्याप्त उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार इन फ्लोरोसिस नियंत्रण गतिविधियों के साथ साथ अनीमिया की स्थिति की पहचान के बाद IFA संपूरण की गतिविधियां प्रारंभ की जानी चाहिए। अब है क्षमता निर्माण। फ्लोराइड प्रभावित प्रखंडों में जल द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के लिए अच्छा पानी, ताकतवर पानी के संदेशों के साथ सभी लोक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, आशा, ANM एवं आंगनबाड़ी सेविका व अन्य के लिए अनीमिया व फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु व्यवहार बदलाव व बातचीत विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। चलो, ये सब बात हो गई। अब अगले अध्याय में इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आपके साथ साझा करेंगे, तो यह प्रक्रिया आगे चलेगी। अगला है संस्थागत प्रक्रियाएं हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? तो पहला, मंत्रालयों के बीच समन्वय, राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त भारत इकाई। तीसरा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑफ अनीमिया कंट्रोल। 4, अन्य विभागों के साथ समन्वय। 5, आपूर्ति और लॉजिस्टिक तंत्र को सुदृढ़ करना। 6, अनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड और डिजिटल पोर्टल अनीमिया के लिए एकल समाधान बिंदु। तो ये सब चीज़ अगली कक्षा में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार। ओम नमः शिवाय।